हेलो फ्रेंड्स, तो हम ये है पढ़ रहे हैं जो हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म पढ़ा था, चैप्टर 10th, उसका सेकंड पार्ट। तो ये पार्ट 2 है और हमने अभी तक किया था नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है, नेशन स्टेट्स क्या हैं और किस तरीके से गुसिपी मेज़ीनी वगैरह ये सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा था। और वो जो यूटोपियन जो ड्रीम था, जो एक यूटोपियन ड्रीम था, और ये जो नेपोलियन ने जो टेक ओवर किया था उसके बाद जो हुआ, और उसके बाद नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई, उसके बाद नेपोलियन जब हार गया, वीना कांग्रेस हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो सब हमने अभी तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक तो ये रिवोल्यूशंस कैसे स्टार्ट हुए, उसके बाद इन रिवोल्यूशंस का क्या इम्पैक्ट रहा पूरे यूरोप में, उसके बाद कैसे ग्रीस, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर जर्मनी और किस तरीके से ब्रिटेन, ये सब यूनिफाई हुए अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, पर इनमें नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो किस तरीके से आई। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ये द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848। तो पहला जो है, पहला फ्रांस में 1830 में पहली बार जो है, जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो ये फीलिंग जगा रहे थे नेशनलिज्म की, जिसमें एक नई नई एक एजुकेटेड मिडिल क्लास राइज हुई थी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट बने थे, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इनमें बहुत सारे लोग थे। तो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, इसने पहली बार लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में जगाई। तो फ्रांस में 1830 में, तो जो बॉर्बन किंग स्टैब्लिश किया था नेपोलियन के हारने के बाद वीना कांग्रेस ने, तो उसको इन लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया और लुइस फिलिप को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। अच्छा, उसका जो मेटरनिस था, जिसने वो वीना कांग्रेस को हेड किया था, उसने बोला कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब उसने कहा कि जब फ्रांस में कुछ होता है तो पूरे यूरोप में खलबली मच जाती है, पूरे यूरोप में हलचल हो जाती है। तो ऐसा क्या है फ्रांस में, ठीक है। तो अब ये जुलाई जो रिवोल्यूशन था, इसकी वजह से एक और चीज हुई कि इसकी वजह से ब्रसल्स ब्रसल्स जो कि आज बेल्जियम है, बेल्जियम की कैपिटल है, तो ब्रसल्स में रिवोल्यूशन हो गया। तो फ्रांस में भी रिवोल्यूशन हुआ 1830 में, जिसमें लुइस फिलिप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। और जुलाई में भी, उसी जुलाई रिवोल्यूशन के एक और इस जुलाई रिवोल्यूशन की वजह से एक और रिवोल्यूशन हुआ ब्रसल्स में। तो ब्रसल्स में क्या हुआ, ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का पार्ट है, ब्रसल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, तो बेल्जियम अलग हो गया। और अलग होके वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से दो अलग हिस्सों में बट गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का वो पार्ट नहीं रहा, और वो एक अलग नेशनलिज्म की फीलिंग के थ्रू एक अलग कंट्री बनने के रास्ते पे आ गया। अच्छा, अब हुआ क्या, इससे भी पहले 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो चुकी थी, पर उनको थोड़ी इंडिपेंडेंस लेट मिली, इसीलिए हमने फ्रांस और ये ब्रसल्स वाला पहले पढ़ा। अच्छा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, ग्रीक्स जो थे वो ओटोमन एम्पायर के अंडर थे 15th सेंचुरी से ही। अच्छा, ग्रीक्स जो है वो यूरोप में ग्रीक्स की बहुत रिस्पेक्ट है, कल्चरली वो बहुत सुपीरियर हैं, क्योंकि हम भी बहुत बार देखते हैं कि ग्रीक वर्ड है, ये वाला ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक्स मतलब उनकी कल्चरल सिविलाइजेशन काफी अच्छी है, वो काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है यूरोप में उनको। तो ग्रीक्स को बाकी यूरोप ने भी सपोर्ट किया ओटोमन एम्पायर से आज़ादी लेने में। तो ग्रीक्स में भी ये फीलिंग आने लगी नेशनलिज्म की, और ग्रीक्स ने 1821 में अपनी ये नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट कर दी ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। ओटोमन एम्पायर जो कि मुस्लिम रूलर्स थे, उनके अगेंस्ट। तो इसमें बहुत सारे यूरोपियंस ने उनको सपोर्ट किया, और एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड ब्रायन, उन्होंने भी उनको, लॉर्ड बायरन ने भी उनको सपोर्ट किया, और वो लड़े भी उनके वॉर में। और 1824 में उनकी वॉर में लड़ते हुए डेथ हो गई। और वो डेथ एक्चुअल में हुई तो फीवर की वजह से, पर वॉर के टाइम पे हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई 1832 में, जिसकी वजह से ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आ गया। तो 1830 में तो हो गया फ्रांस। फ्रांस में वो पॉलिटिकल अपराइजिंग हुई, बॉर्बन किंग को हटा दिया। और इसी तरीके से बेल्जियम में भी सेम टाइम पे हुआ। और फिर ग्रीस, जो कि ग्रीक्स ने भी सेम टाइम पे किया, और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू वो एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन गए, ओटोमन एम्पायर से उन्होंने आजादी ले ली। तो अब हुआ क्या था, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। इसमें क्या हुआ कि जो कल्चर था, तो मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ लिबरल नेशनलिस्ट ही ये नेशनलिज्म की फीलिंग राइज कर रहे थे, ऐसा नहीं था। तो बहुत सारे पोइट्स ने, बहुत सारे ऑथर्स ने ये रोल प्ले किया, जिसमें कल्चर को उनको जोड़ा कि तुम्हारा सेम कल्चर है, तुम सेम लोग हो,
तुम्हारी सेम लैंग्वेज है, तुम सेम तरह की बातें करते हो, सेम तरह की स्टोरीज हैं, तो ये सब तुम इसीलिए तुम सब एक हो। इसके थ्रू उन्हें नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने की कोशिश की। तो अब हुआ क्या, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होती है कि अपने देश को, अपने देश से कुछ प्यार वाले सॉन्ग्स गाना, ये सब रोमांटिक इमेजिनेशन है। या फिर कोई ऐसी, जैसे भारत माता की पेंटिंग होती है, तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन का पार्ट है कि भारत माता की पेंटिंग जिसको हम बड़े प्यार से बना रहे हैं, या फिर हम झंडा लेके जा रहे हैं, और या फिर हम अपने खुद के सॉन्ग्स, खुद की लैंग्वेज में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन की फीलिंग्स जगाई। और इस रोमांटिक इमेजिनेशन में उन्होंने क्या क्या किया कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट की फीलिंग लोगों में जगाई। तो इन पोइट्स ने ट्राई किया कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस क्या होते हैं, वो लैंग्वेजेस जो लोकली स्पीक होती हैं, जैसे भोजपुरी होती है इंडिया में, और गुजराती, मराठी, तो हरियाणवी, वैसे ये लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेजेस वहाँ के लोग बोलते हैं, तो उन लैंग्वेजेस को और ज़्यादा एम्फेसाइज करना। तो ऐसा ही यूरोप में हुआ कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी उनको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, तो उनको नेशनलिस्ट फीलिंग्स जगाई गई। जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी रोमांटिसिज्म के अंदर, वो रीजन और साइंस को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, उनको जो है उनके अगेंस्ट थी। क्योंकि उसमें सिर्फ ये होता था कि तुम बस देश से प्यार करो, बाकी सब भूल जाओ, साइंस वगैरह क्या है, ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है, कि ये ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मत पूछो, बस देश से प्यार करो। ठीक है। तो ऐसा एक केस था पोलैंड का, जो कि उस टाइम प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब ने डिवाइड कर रखा था पोलैंड को। तो पोलैंड जो कि एज अ नेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पर पॉलिश, जो वहाँ के लोग थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो जो पॉलिश लैंग्वेज थी वो रशिया ने, जो कि जो एरिया रशिया के अंडर था, वो रशिया ने कहा कि यहाँ पे पॉलिश नहीं बोली जाएगी। पर वहाँ के लोगों ने इस लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, और वहाँ के जो चर्चेस थे, उन चर्चेस में पॉलिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया जाता था। तो ऐसा ही हुआ। और एक करोल कुरपिंस्की करके एक आदमी था, जिसने ये नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने के लिए अपने ओपेराज जो कि एक यूरोपियन कल्चरल डांस होता है, म्यूजिक होता है, उस कल्चर डांस म्यूजिक के थ्रू पॉलिश में ही अपने उनको फोक डांसेस और पोलोनेज और मजूरका करके ये सब डांसेस थे, इनको प्रमोट करने की ट्राई की। अच्छा, इसी तरीके से 1831 में इन पॉलिश लोगों ने रशियन आर्मी के अगेंस्ट स्ट्रगल भी किया, पर वो रशियन आर्मी ने क्रश कर दिया। तो उसके बाद जो चर्च में जो रिलीजियस लोग थे और जो चर्च में फादर थे, उन सब ने जब पॉलिश लैंग्वेज को प्रमोट करने की ट्राई की चर्च गैदरिंग्स में, तो उनको भी साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया रशिया का वो एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो एज अ पनिशमेंट उस एरिया में भेज दिया गया। तो ऐसा हुआ। उसके बाद ग्रिम ब्रदर्स, जो साइड में दे रखा है आपको, ग्रिम ब्रदर्स की फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। तो ग्रिम ब्रदर्स का क्या रोल था कि ग्रिम ब्रदर्स ने फेरी टेल्स, ग्रिम ब्रदर्स की फेरी टेल्स करके बहुत ही पॉपुलर, उन्होंने जो लोकल फोक टेल्स थी उनको कलेक्ट किया। तो ये दोनों भाई 1785 और 1786 में, जिनका नाम है जैकोब एंड विल्म ग्रिम, इन दोनों भाइयों ने क्या किया कि 6 साल तक ये गांव-गांव गए, और इन्होंने गांव-गांव जाके जर्मन जो कल्चर था उसको जोड़ने की कोशिश की। किस तरीके से जोड़ने की कोशिश की कि इन्होंने जो लोगों की फेरी टेल्स थी, जैसे गांव-गांव में जो गीत होते हैं, गांव में जो लोकल स्टोरीज होती हैं, उन सब स्टोरीज को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके एक बुक पब्लिश की। इसी तरीके से एक जर्मन डिक्शनरी भी पब्लिश की, ताकि जो लोग हैं, अगर वहाँ पे कुछ वर्ड्स में डिफरेंसेस हैं, या फिर कोई जर्मन लैंग्वेज में कोई दूसरी बुक को ट्रांसलेट करना चाहता है, तो उनके लिए इजी रहे। तो उन्होंने ये जर्मन फोक टेल्स के थ्रू गांव-गांव जाके उन स्टोरीज को कलेक्ट किया, लोगों को जोड़ने की कोशिश की। तो ग्रिम ब्रदर्स ने फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट, जर्मनी में जो कि फ्रांस, जो फ्रेंच थे वो रूल कर रहे थे, उसके अगेंस्ट जर्मन कल्चर को इकट्ठा किया। अच्छा, इसी तरीके से ये एक पेंटिंग दे रखी है, ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसके बारे में है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुआ क्या कि जो लोग ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं यूरोप में, उन जो ग्रीक्स लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जा रहा है कि वो लोग किस तरीके से ओटोमन एम्पायर के खिलाफ कितनी बुरी हालत में लड़ रहे हैं, ताकि यूरोपियंस के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जागे और ग्रीक्स के लिए सिंपैथी हो कि ये लोग हैं जो ये बहुत ही ज्यादा अत्याचार सह रहे हैं ओटोमन एम्पायर्स का, जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनका, और इस तरीके से किसी को हेट करके अपने अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो यूरोपियन राइटर्स हैं। तो ये
ये एक मैसेकर एट चियोस है। मैसेकर मतलब बहुत सारे लोगों को मारा गया। कौन कौन लोग हैं? वो है ग्रीक लोग। एक फ्रेंच पेंटर है डेला क्रॉइक्स, जिसने पेंटिंग बनाई है और उसने ग्लैमराइज करने की ट्राई की है ग्रीक्स को, जो कि टर्क्स के द्वारा, टर्क्स मतलब वही ओटोमन एम्पायर वाले लोग, टर्क्स के द्वारा उनको मारा जा रहा है। तो अभी हमने जो पढ़ा उसके लिए क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशन इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो किस तरीके से लैंग्वेज, जो हमने पढ़ा अभी, पॉलिश लैंग्वेज का एक रोल था। उसके बाद पॉपुलर ट्रेडिशंस, पॉपुलर ट्रेडिशन मतलब वही पॉपुलर जो फोक कल्चर है उसका, उसको पॉपुलर ट्रेडिशन बोलते हैं। तो फोक कल्चर का किस तरीके से नेशनल आइडेंटिटी, नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए इंपॉर्टेंस थी, ये क्वेश्चन है। उसके बाद अच्छा, हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवॉल्ट, ये 3.2 में दे रखा है कि हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवॉल्ट ने किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग और नेशन स्टेट की फॉर्मेशन में हेल्प की। तो हुआ क्या कि जो 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन के बाद बॉर्बन किंग को स्टैब्लिश कर दिया गया था फ्रांस में। तो अब क्या है, फ्रांस में एक प्रॉब्लम आ गई, और वैसे वो मेनली और ज़्यादा और भी यूरोपियन पार्ट्स में थी, पर फ्रांस में सबसे ज़्यादा हुई। तो हुआ क्या कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले ही आ गया था बाकी यूरोप से पहले। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया तो इंग्लैंड में चीप मशीन मेड गुड्स बन रहे थे, और दूसरा यूरोप की पॉपुलेशन भी साइमल्टेनियसली बढ़ रही थी। सेम टाइम पे यूरोप की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और सेम टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चल रहा है इंग्लैंड में। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारा जो मशीन मेड गुड्स था वो चीपली बन रहा था और वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा था। तो जब वो एक्सपोर्ट हो रहा था तो सस्ती चीजें बिक रही थी, और दूसरा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी यूरोप में। तो उस पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, लोग जो है स्लम्स की तरफ माइग्रेट हो रहे थे जॉब्स के चक्कर में यूरोप में। तो अब क्या है, जॉब्स थी नहीं, क्योंकि जो मशीन्स थी वो तो मशीन मेड गुड्स जो कि इंग्लैंड से आ रहे हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। तो इंडस्ट्रीज बची नहीं है, और जो लोगों के घरों में छोटे मोटे काम चल रहे थे, अब वो काम जो हैंडमेड गुड्स थे उनकी डिमांड नहीं है, पहले से इंग्लैंड के गुड्स यूरोप में भरे पड़े। तो उसकी वजह से, और ऊपर से क्या हुआ, एक बार बैड हार्वेस्ट हो गया, मतलब उस टाइम खेती अच्छी नहीं हुई, तो प्राइस राइज हो गया बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, प्राइस राइज हो गया, और जॉब्स है नहीं। तो इसीलिए इंग्लैंड में और खासकर फ्रांस में लोग पेरिस में जो है रोड पे निकल आए, और अपने किंग जो लुइस फिलिप, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की थी अभी 1830 में, तो 1848 में उसी लुइस फिलिप के अगेंस्ट जो है लोग निकल आए रोडों पे, और लुइस फिलिप को भागना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली थी उसने फ्रांस को एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, और सफरेज टू ऑल मैन मतलब सबको राइट टू वोट दे दिया। किसको? पर अडल्ट मेल्स को दिया, फीमेल्स को अभी भी नहीं दिया है। अब 21 के जो अडल्ट मेल्स थे उन सबको राइट टू वोट दे दिया, और राइट टू वर्क दे दिया कि काम करने का काम तुम्हें इजीली मिल जाएगा, और वो जो काम देने की जिम्मेदारी है वो नेशनल असेंबली की है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पीजेंट अपराइजिंग का एक फोटो दे रखा है 1848 की। इसमें क्या है कि इन्होंने लुइस फिलिप है उसके घर पे हमला कर दिया है, और आर्मी उसको प्रोटेक्ट कर रही है, पीजेंट्स उस पर हमला कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक फोटो दे रखी है 1848 की अपराइजिंग की। उसके बाद अच्छा, एक 1845 में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था यूरोप में, ये फ्रांस का नहीं है, ये सिलेशिया का है, तो ये यूरोप के दूसरे पार्ट में है। तो 1845 में वीवर्स ने, क्योंकि वीवर्स कौन है, वो लोग जो हाथ से कपड़ा बनाते हैं, तो हाथ से अब कपड़े की डिमांड ही नहीं है यूरोप में, क्योंकि मशीन मेड गुड्स आ रहे हैं इंग्लैंड से। तो सिलेशिया में भी एक इस तरीके का रिवॉल्ट हुआ था, जहां पे एक राइटर है, जर्नलिस्ट है, विल्म वुल्फ विल्म वुल्फ करके एक राइटर है, उसने सिलेशिया के गांव की जो स्टोरी है उसको डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से गांव के लोग बहुत दुखी हैं। कॉटन वीविंग जो उनका काम है वो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो उनसे सामान खरीदते हैं बना हुआ वीविंग के बाद, जो सामान वो जिसको बेचते हैं और जिससे वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उनके पेमेंट घटाए जा रहे हैं, उनको कम पैसा दे रहे हैं और उनसे सारा सामान ले लेते हैं। इस तरीके से उन लोगों ने हमला कर दिया, सारे वीवर्स ने मिलकर कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे, और कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए, और वापस जब वो भाग के आए तब भी उनकी जान को खतरा था। तो आर्मी को बुलाना पड़ा, और आर्मी ने वीवर्स पे गोली मारी, और कुछ वीवर्स की जान चली गई, जिसमें 11 वीवर्स को शॉट डेड मतलब डायरेक्ट गोली मार दी गई। अच्छा, अब ये इस तरीके से इसमें क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ सिलेशियन वीवर्स अपराइजिंग, कि वीवर्स क्यों अपराइजिंग में हुए, क्यों रिवोल्ट करा वीवर्स ने, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद
ये इमेजिन यू आर अ वीवर हु सॉ द इवेंट्स एज दे अनफोल्डेड, राइट अस रिपोर्ट ऑन व्हाट यू सॉ। तो आपने क्या देखा, ये वही है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स भागे और किस तरीके से वापस भी आए और आर्मी को बुलाना पड़ा और 11 वीवर्स की जान चली गई, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। तो अब हुआ क्या था, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स जो कि 3.3 1848 में हुआ, जो 3.3 में दे रखा है। तो 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स हुआ। तो जो फरवरी में हो चुका था फ्रांस में और मोनार्क भाग गया था, यूनिवर्सल मेल सफरेज मिल चुका था, इसी चीज का असर जर्मनी में भी हुआ। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये जो अभी कंट्रीज नहीं है पर ये लोग तो एग्जिस्ट करते हैं जो ये जर्मन बोलते हैं या फिर इटालियन बोलते हैं, पॉलिश बोलते हैं, तो इन लोगों के ऊपर भी असर हुआ इसी तरीके से। तो जो औरतें थे और जो लिबरल मिडिल क्लास थी, अब वो दोबारा इकट्ठी हुई और उसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड की और इस चीज का फायदा उठाया। जो अपराइजिंग ऑलरेडी हो रही थी बाकी यूरोप में, इस चीज का फायदा उठाया। तो मिडिल क्लास ने क्या किया, जर्मन मिडिल क्लास ने इकट्ठे होके फ्रैंकफर्ट जो सिटी है जर्मनी की, वहां पे सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट दिया। और 18 मई 1848 में 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर लिए अपने खुद के और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन किया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया कहाँ पे, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। तो सेंट पॉल चर्च जो था वहां पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन्होंने बनाया, जो कि इन्होंने खुद ही इलेक्ट किए थे। और जो इनके ऊपर रूल कर रहा था, फ्रेडरिक विलियम फोर, जो किंग था प्रूशिया का, जो कि आधे जर्मनी पे रूल कर रहा था। तो जो प्रूशिया का किंग था उसको इन्होंने ऑफर दिया कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाओ, पार्लियामेंट की चला करेगी, पर उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और जब ये ऑफर रिजेक्ट हो गया, असेंबली को भी ज्यादा, जो ये असेंबली नई नई बनी थी इसको ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं लोगों का, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल क्लास थी, गरीब लोग तो इनको सपोर्ट कर नहीं रहे थे। और दूसरा जो अमीर थे वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और फ्रेडरिक विलियम ने भी इनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। तो असेंबली को डिसबैंड कर दिया। तो असेंबली को जब डिसबैंड कर दिया तो अब जो मोनार्की थी, अब उसको भी समझ आने लगा था कि अब हमें थोड़ा रूल करने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोग कभी गरीब, कभी लिबरल मिडिल क्लास, ये लोग कभी ना कभी राइज हो रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वुमेन जो थी इन सब कंडीशंस में औरतों की क्या कंडीशन थी। तो औरतों को, जैसे हमने देखा फ्रांस में भी उनको राइट टू वोट नहीं मिला था, जबकि सारे अडल्ट मेल्स को मिल गया था। तो इसी तरीके से जो वुमेन के ऊपर राइट टू वोट था, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, जबकि वुमेन जो है और अपने ऑथर भी थी, न्यूज़पेपर्स भी लिख रही थी, पार्टिसिपेट भी कर रही थी इनके साथ। और इसी तरीके से ये जो फोटो दे रखी है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें वुमेन को एज अ ऑब्जर्वर रखा गया। वुमेन देखो कहाँ स्टैंड करती है, वुमेन यहाँ पे है, यहाँ है, ये एज अ ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे है। तो वुमेन एज अ ऑब्जर्वर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी, और इनको यहाँ पे भी ज्यादा राइट टू वोट और ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। तो ये हुआ। अब तो इसी तरीके से अब क्या हुआ कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट था वुमेन के लिए, वो अलग अलग लोग उस टाइम, ज्यादातर जो मेजोरिटी थी वो तो यही सोचती थी कि अभी वुमेन जो है इक्वल नहीं है मैन के। तो इसी तरीके से सोर्स सी में एक दे रखा है कि 3 अलग अलग लोग हैं जो कि वुमेन के बारे में क्या राय रखते हैं। तो उसमें से एक लिबरल पॉलिटिशियन है कार्ल वेकर, जो कि 831 जो इलेक्ट किए थे अभी जर्मन असेंबली ने, उसमें से एक आदमी है जो कि कहता है कि जो वुमेन और मैन है वो दोनों डिफरेंट है, क्योंकि वो फिजिकली डिफरेंट बनाए हैं नेचर ने, इसीलिए उनको इक्वल राइट्स नहीं दे सकते। और जो मैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन को प्रोटेक्ट करना, और अगर हम वुमेन और मैन को इक्वल राइट्स दे देंगे तो ये हमारी सोसाइटी की हार्मनी, मतलब शांति को डिस्ट्रॉय करेगा, और डिग्निटी, जो फैमिली की डिग्निटी है उसको भी एंडेंजर करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसीलिए वुमेन और मैन इक्वल नहीं है। दो उसमें से जो वुमेन है वो वीकर है और मैन वीकर है, टिमिड है, और प्रोटेक्शन चाहिए उसे मैन की। और जो मैन है वो स्ट्रॉन्गर है और अर्नर ऑफ द फैमिली है, वो ब्रेड अर्नर है, ठीक है। इसी तरीके से लुइस ओटो पीटर्स, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और एक फेमिनिस्ट है, और वो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशंस और जर्नल्स पब्लिश कर रहा है, वुमेन्स को सपोर्ट कर रहा है। उसने न्यूज़पेपर भी लिखा है। तो उसने अपने न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल लिखा जिसमें उसने लिखा कि जो मेन और वुमेन है वो इक्वल है, और मेन और वुमेन जो है वो इक्वल है, इसीलिए जो मेन है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए
कि वुमेन को भी इक्वालिटी मिले, क्योंकि एक लिबर्टी किस तरीके से हो सकती है दो इंडिविजुअल्स को, जब वुमेन जो है वो अनफ्री घूम रही है, उनके आसपास जो औरतें हैं वो फ्री नहीं है और मैन फ्री घूम रहा है, तो ये कैसी लिबर्टी है जिसमें एक ही फ्री है दूसरा फ्री नहीं है। तो उसने वुमेन को सपोर्ट किया। इसी तरीके से एक अनोनिमस रीडर, एक मतलब जो एडिटोरियल लिखा था, उस एडिटोरियल के जवाब में किसी ने लेटर लिखा उस न्यूज़पेपर के राइटर को, उस एडिटर को 25 जून 1850 में, हाँ आप सही कह रहे हो जो भी आप बात कर रहे हो, क्योंकि ये कितना रिडिकुलस है, ये कितना घटिया बात है कि औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा है, औरतों के पॉलिटिकल राइट्स दबाए जा रहे हैं। जबकि अगर ऐसा बोल रहे हैं कि मैन सुपीरियर है, तो उसमें उन मैन में कुछ बेवकूफ लोग भी तो हैं, कुछ बेवकूफ मैन भी तो हैं जो इतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं है और पर वो मैन है। तो और कुछ औरतें हैं जो कि बहुत टैलेंटेड है पर वो औरतें हैं, तो उनको उन बेवकूफ लोगों से भी तो दबना पड़ेगा। तो ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है कि दोनों को इक्वल राइट्स ना मिले। तो वो कहता है कि दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो इस तरीके से 3 इसमें लोगों के व्यूज दे रखे हैं, जिसमें से 2 सपोर्ट कर रहे हैं वुमेन्स को, एक सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये फेमिनिस्ट, ये एक वर्ड आया उस टाइम यूरोप में कि फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट थे क्या। फेमिनिस्ट मतलब वो लोग जो वुमेन राइट्स, वुमेन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वुमेन के सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो लोग हैं फेमिनिस्ट। इसी तरीके से इसमें एक डिस्कस में देखा है, कंपेयर द पोजीशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स राइट वॉइस्ड बाय 3 राइटर्स साइटेड अबव। तो जो ऊपर 3 राइटर्स थे उन्होंने क्या क्या आइडियोलॉजी थी उनकी, क्या क्या थॉट्स थे उनके, वो हमें बताना है। उसके बाद आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडियोलॉजी मतलब सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। मतलब एक आइडियोलॉजी वो होती है जब हम एक स्पेसिफिक आइडिया या एक बिलीफ रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो एक आइडियोलॉजी है कि इस तरीके से होना चाहिए। तो अब हुआ क्या कि अब जो कंजर्वेटिव रूलर्स थे जो कि वीना कांग्रेस के बाद रूल कर रहे थे, उनको भी अब समझ आने लगा था कि जो वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस आए थे नेपोलियन के बाद, और जिसमें लोगों को राइट टू वोट, इक्वालिटी वगैरह दी गई थी, वो बहुत ही जरूरी है यूरोप के लिए अगर उन्हें भी पावर होल्ड करनी है। क्योंकि लोग इस तरीके से कभी लिबरल नेशनलिस्ट, कभी गरीब, ये सब लोग उनके अगेंस्ट राइज करते रहेंगे। भले 1848 में उनको सप्रेस कर दिया गया है, कुछ लोगों को लिबरल नेशनलिस्ट ने असेंबली बना ली पर उनको सप्रेस कर दिया, तो इसीलिए उन्होंने अब सोचा कि अब हम थोड़ी सी इनको कंसेशंस दे देते हैं, थोड़ी सी इनको आज़ादी दे देते हैं, थोड़ी छूट दे देते हैं। तो इसीलिए सर्फडम मैंने पहले भी समझाया था क्या होता है। सर्फडम और बॉन्डेड लेबर दोनों को अबॉलिश कर दिया गया यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में खासकर, हैब्सबर्ग एम्पायर में और रशिया में, दोनों जगह। और जो हंगेरियंस थे जो कि, अच्छा अब हुआ क्या था, हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे उन्होंने भी ऑटोनॉमी दे दी हंगेरियंस को 1867 में, थोड़ी आज़ादी दे दी, क्योंकि सबको रियलाइज होने तो लग गया था कि हम ज़्यादा देर तक इस तरीके से रूल नहीं कर सकते, तो इसलिए आज़ादी दे दी। अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, तो किस तरीके से जर्मनी और इटली जो है वो यूनिफाई हुए और 2 कंट्रीज जो आज एग्जिस्ट करती हैं वो किस तरीके से आई। तो हम जर्मनी का केस पढ़ते हैं पहले। तो जर्मनी क्या हुआ, तो अब हम पढ़ते हैं जर्मनी का केस। तो जर्मनी में हुआ क्या कि जो 1848 में अब इनको रियलाइज हो गया, जो कंजर्वेटिव्स थे जो रूल कर रहे थे ऑलरेडी जर्मनी में, कि हम ज़्यादा देर तक इस तरीके से होल्ड नहीं कर सकते पावर, हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने नया क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जो लोगों की फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, इसका फायदा उठाया जाए और एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किया जाए जो जर्मन लोगों का हो। तो जो प्रूशिया था जो वहाँ पे रूल कर रहा था, प्रूशियन किंग्स, उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि हम अब एक काम करेंगे, हम जो सारे जर्मन हैं उनको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके एक जर्मनी करके एक एम्पायर बनाएंगे बड़ा। तो इस तरीके से मिलिट्री और जो लार्ज लैंड ओनर्स थे प्रूशिया के, जिनको जंकर्स बोलते थे, और जो मोनार्क था, उन सब ने मिलके, और उसके बाद कुछ मिनिस्टर्स उनके, इन सब ने मिलके ये सोचा, ये जो लोग रूल कर रहे हैं, जो लोग कंजर्वेटिव्स हैं, कि क्यों ना हम इन नेशनलिस्ट फीलिंग का फायदा उठाएं और लोगों की इस फीलिंग को प्रमोट करें ताकि स्टेट पावर और पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव की जाए। तो उनमें से चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जर्मन यूनिफिकेशन में। तो उसने प्रूशियन आर्मी के थ्रू और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कुछ वॉर्स लड़े। तो 7 साल तक वॉर लड़े, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों को हरा दिया। प्रूशियन विक्ट्री हुई, प्रूशियन फोर्सेस जीत गई, और जो प्रूशिया था वही जर्मनी के ऊपर रूल कर रहा था। पर बहुत सारे प्रिंसेस थे जो उसमें छोटे छोटे किंगडम्स रूल कर रहे थे, और
ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस ने भी थोड़ा थोड़ा एरिया ले रखा था जर्मनी का। तो अब क्या है, प्रूशिया ने वो सब एरिया वापस ले लिया और प्रूशिया जो है अब सोल रिस्पॉन्सिबल हो गया जर्मनी का, कि हम जर्मनी के इस टाइम हेड हैं। तो 18 जनवरी 1871 को जो प्रिंसेस थे और जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जो प्रूशियन मिनिस्टर्स थे, और उसमें जो सबसे मेन मिनिस्टर था बिस्मार्क, बिस्मार्क इन सब ने मिलके हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि पैलेस ऑफ वर्सेल्स में था, उस हॉल ऑफ मिरर्स में एक मीटिंग कंडक्ट की जिसमें जर्मन एम्पायर को नया जर्मन एम्पायर डिक्लेयर किया गया और केसर विलियम जो कि एक प्रूशियन किंग था उसको उसको हेड डिक्लेयर किया। केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया उसको हेड डिक्लेयर कर दिया। अब जो नया एम्पायर बना है, जो कि एक नई जर्मनी क्रिएट हुई है, उसमें क्या उनका काम है, उनका काम है करेंसी, बैंकिंग और लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स हैं जर्मनी में, उसको मॉडर्नाइज किया जाए और लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और दूसरा, जो पावर थी वो अभी भी कंजर्वेटिव्स के पास है, पर लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये अब एक पिक्चर दे रखी है जिसमें जर्मन एम्पायर जो है उसकी एक मीटिंग हो रही है और मिरर हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि वर्सेल्स में, वहां पे ये मीटिंग हो रही है जिसमें बिस्मार्क खड़ा है, उनका राजा खड़ा है केसर विलियम वन, और बिस्मार्क उनकी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हैं। इन सब लोगों ने ये मीटिंग की है और जर्मनी अब एक नई कंट्री, नया एम्पायर क्रिएट हो चुका है। और इस नेशनलिज्म फीलिंग, नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी, इसका फायदा कंजर्वेटिव्स ने उठा लिया और इस तरीके से एक नई जर्मन स्टेट बन चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद अभी एक जो मैप दे रखा है, इस मैप में हम ट्राई करते हैं कि किस तरीके से, जर्मनी का ही मैप है ये, यूरोप का मैप नहीं है, ये सिर्फ जर्मनी का मैप है। तो ये जो मैप है इसमें किस तरीके से दिखा रहे हैं कि प्रूशिया जो है जर्मनी के थोड़े से पार्ट पे रूल कर रहा है, जो कि 1866 से पहले है। उसके बाद प्रूशिया ने ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर में ये हरा दिया ऑस्ट्रिया को। उसके बाद ऑस्ट्रियन टेरिटरीज को और ज्यादा उन्होंने कब्जा लिया और प्रूशिया ने फिर फ्रांस को भी हरा दिया और अपनी जो टेरिटरीज थी वो ऑस्ट्रिया, फ्रांस और रशिया, इन सब से जीत के और एक नई जर्मन स्टेट बना दी। तो ये प्रूशिया ने कुछ जीती, कुछ वहां के प्रिंसेस थे उनको अपने साथ मिलाया और एक नई जर्मन स्टेट बना दी। अच्छा, अब इस तरह से हम पढ़ते हैं कि इटली का केस क्या है, इटली कैसे यूनिफाई हुआ। अच्छा, उससे पहले एक फोटो दे रखी है बिस्मार्क की, कैरिकेचर है ओटो वॉन बिस्मार्क का, जर्मन रिक्सटैग पार्लियामेंट का, और ये 5 मार्च 1870 का है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि किस तरीके से बिस्मार्क ने डोमिनेट किया और जर्मन स्टेट क्रिएट करवा दी। तो बिस्मार्क ने जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो एक इंपॉर्टेंट, जो कि चीफ मिनिस्टर था, ये उसका कैरिकेचर है। तो हम ऐसे ही इटली का केस पढ़ते हैं कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। इटली के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा था कि गुसेपी मैज़िनी जो था, जिसने यंग इटली करके सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की थी और इटली को यूनिफाई करने की ट्राई की थी, पर अब ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये तो फेल हो रहे थे, तो इसीलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खुद ही कंजर्वेटिव्स ने उठा ली कि क्यों ना हम ही यूनिफाई करें अपने जो हमारे सेम कल्चरल लोग हैं और हम उस अपने खुद के एम्पायर को बड़ा करें, उन लोगों का, उनकी फीलिंग्स का फायदा उठा के। तो इसी तरीके से इटली पे बहुत सारे लोग रूल कर रहे थे, जिसमें 7 स्टेट्स रूल कर रही थी। तो उन 7 स्टेट्स में हैब्सबर्ग था, पोप था, बॉर्बन किंग्स थे स्पेन के, वो सब इटली पे रूल कर रहे थे। ऑस्ट्रियन, हैब्सबर्ग, ये सब लोग रूल कर रहे हैं। और जो सर्डिनिया पिडमोंट एक अकेली स्टेट थी, मतलब इटली में बहुत सारी स्टेट थी, उसमें से सर्डिनिया पिडमोंट करके एक जगह थी, उस जगह पे ही बस इटालियन एक हाउस था, इटालियन प्रिंस था, वो रूल कर रहा था। बाकी सब जगह पे, भले वो इटली था, पर उस इटली में बाकी सब जगह के डिफरेंट लोग रूल कर रहे थे। तो जो सर्डिनिया पिडमोंट का रूलर था, जो कि इटालियन था, उसने सोचा क्यों ना मैं सारे के सारे इटालियन लोगों को इकट्ठा करूं और मैं खुद ही पूरे इटली पर रूल करूं। इस तरीके से मेरी पावर भी बढ़ेगी, नेशनलिज्म की फीलिंग भी बढ़ेगी लोगों में और मेरा सपोर्ट भी करेंगे। तो जो सर्डिनिया पिडमोंट था, वहां का किंग था किंग विक्टर इमैनुअल टू, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और उनके साथ उसका एक चीफ मिनिस्टर था कैबोर, उस कैबोर ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। और जो कैबोर था वो बहुत ही डिप्लोमेटिक आदमी था, बहुत ही लोगों को बातों में उलझाने वाला आदमी था। तो वो फ्रेंच भी बोल लेता था, इटालियन भी बोलता था। तो उसने क्या किया, उसने फ्रांस के साथ मिलकर एक अलायंस क्रिएट किया, जिस अलायंस के साथ उसने अब ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया, जो कि इटली के बहुत बड़े एरिया पे रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। और इसी तरीके से जो साउथ इटली का पोर्शन था उस पे उसने कब्जा किया। गुसीपी गारवाल्डी करके एक वॉलंटियर था, उसकी लीडरशिप में बहुत सारे लोग जुड़े
और उनके अंदर भी नेशनलिस्ट फीलिंग थी, और गुसिपी गारबंडी ने उसको हेल्प किया। और ये जो चीफ मिनिस्टर कैवोर था और किंग इमैनुअल था, इमैनुअल टू इनकी हेल्प करी, और साउथ इटली को भी, जिस जहाँ पे टू सिसिल्स करके एरिया था, टू सिसिल्स, दो मतलब दो एरिया थे, सिसिल्स बोलते थे उन्हें, उन एरियाज को भी इटली में मिलवाया गया। तो 1860 में ऐसा हो गया, और 1861 में किंग जो विक्टर इमैनुअल टू था उसको यूनाइटेड इटली का राजा डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से इटली भी यूनिफाई हो गया। अच्छा, इटली यूनिफाई तो हो गया, पर इटली के अंदर लोगों को कोई पता ही नहीं था कि जो इटली है, इटली ऐसा कंट्री है क्या। जो लोग गरवाल्डी को भी सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को भी नहीं पता था कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उस लोगों को, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बस हमारा राजा खतरे में है और हमें एक आदमी ने बोला है तो हम जो है सपोर्ट कर देते हैं। तो लोगों को ये भी लगा, कुछ लोग, इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी इटली में कि लोगों को ये लगा कि जो इटली है, इटालिया जो वर्ड है, इटली है, वो विक्टर इमैनुअल जो है उसकी वाइफ का नाम है, और हम तो अपने किंग को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं बस। तो ऐसा भी हुआ। तो इस तरीके से इटली में यूनिफिकेशन तो आ गई, पर अभी लोगों में वो फीलिंग नहीं थी नेशनलिज्म की। पर वहां के जो किंग था, किंग विक्टर इमैनुअल टू, उसने जो है इस पूरे इटली को यूनिफाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक्टिविटी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या इटालियंस में ये फीलिंग थी कि नहीं, कि वो यूनिफाइड है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद इटली का ये मैप दे रखा है किस तरीके से इटली में, ये देखो, इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन 1858 का ये मैप है कि किस तरीके से बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड है। किंगडम ऑफ बोथ सिसिल्स, ये सिसिल्स मतलब एक एरिया नीचे का, ये जो एक एरिया नीचे है, एक एरिया ऊपर है, इनको सिसिल्स बोलते हैं। तो ये सिसिल्स हो गया। उसके बाद पेपल स्टेट, उसके बाद वीना, लोम्बार्डी, वेनिशिया, लोम्बार्डी, मोडेना, तुस्केनी, ये सब एरियाज हैं जहाँ पे अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं। और किस तरीके से मेनली इसमें 1858 तीन एरिया से 1858 में ही कब्जे में आ गए हैं। और 1860, 70 और 1866 इन एरियाज को भी इटली के कब्जे में ले लिया गया है। और कौन कर रहा है ये? इटली का जो किंग है, जो कि अकेला एक छोटा सा एरिया रूल कर रहा था, पिडमोंट वाला, उसने ही इस सारे इटली को अपने अंडर ले लिया है और इटली को यूनिफाई कर दिया 1861 तक। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन ने भी यूनिफिकेशन कर ली, पर ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो जो जर्मनी और इटली में हुआ था, वहां पे एकदम डिफरेंट हुआ, और वहां पे ब्रिटेन जो है पूरा यूनिफाई हो गया। अच्छा, जो हम ये ब्रिटेन की यूनिफिकेशन पढ़े, इससे पहले यहाँ पे एक बॉक्स 2 में गुसिपी गारवाल्डी के बारे में दे रखा है कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इटली की यूनिफिकेशन में कैसे उसने रोल प्ले किया। तो गुसिपी गारवाल्डी एक मर्चेंट नेवी का सेलर था, और उसने किस तरीके से रोल प्ले किया, तो उसने क्या है, उसने एक एक्सपीडिशन लीड की वो साउथ इटली में अपने किंग 1860 में सपोर्ट करने के लिए। पर जो उसके, अच्छा, जो वॉलंटियर्स थे उनको रेड शर्ट्स बोलते थे। जो वॉलंटियर्स गारिबल्डी को सपोर्ट कर रहे थे इटली को फ्री कराने में, उसको रेड शर्ट्स बोलते थे। और जो गारिबाल्डी किंग इमैनुअल को सपोर्ट कर रहा था। और इस तरीके से गारिबाल्डी की जो आर्मी थी एक्चुअल में वो तो हार जाती है फ्रांस फोर्सेस के सामने, पर जो फ्रेंच फोर्सेस थी उन्होंने गारिबाल्डी को तो हरा दिया। पर इटली के अंदर अब किंग इमैनुअल जब रूल करने लग गया था तो 1870 तक इटली ने भी अपना एरिया खाली कर दिया। तो ये गारिबाल्डी को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं इटली में, क्योंकि उसने साउथ इटली को फ्री कराने में अपना रोल प्ले किया। और जो उसके वॉलंटियर्स थे जिनको रेड शर्ट्स बोलते हैं, उन्होंने भी रोल प्ले किया। इस तरीके से फोटो दे रखा है कि गारिबाल्डी कैसे किंग विक्टर इमैनुअल टू को हेल्प कर रहा है जो इटली नाम का शू है उसको पहनने में, मतलब किस तरीके से इटली की फॉर्मेशन में किंग विक्टर इमैनुअल टू को हेल्प कर रहा है। अच्छा, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ब्रिटेन का जो केस था, वहां पे क्या हुआ। तो ब्रिटेन में हुआ क्या कि ब्रिटेन में इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश, जो ब्रिटेन आज भी जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें 4 अलग अलग स्टेट्स हैं जिसमें इंग्लिश, वेलिश, स्कॉटिश, आयरिश है। तो ये जो लोग हैं ये अलग अलग कल्चर के लोग हैं, पर इसमें, अच्छा, एथनिक क्या होता है? एथनिक मतलब एक सेम आइडेंटिटी के लोग। एथनिक मतलब जिनके अंदर रेशियल, ट्राइबल या कल्चरल कॉमन कुछ बैकग्राउंड हो, आइडेंटिटी हो, उसको अगर वो क्लेम करते हैं कि हमारा हेरिटेज सेम है तो एथनिसिटी क्लेम करते हैं। तो मतलब रेशियल, ट्राइबल या कल्चरल ओरिजिन अगर उनका सेम है,
और कॉमन वो ट्रेस करते हैं तो वो एथनिसिटी होती है। तो वो एक कॉमन एथनिसिटी के जो लोग थे, जिसमें 4 अलग-अलग एथनिसिटीज थी, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश, ये 4 थे। पर इसमें क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो था, जो इंग्लिश थे, उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया इन बाकी तीनों पे। तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने अपनी जो वहाँ पे जो किंग था उससे पावर छीन ली, और 1688 में, और जो 1688 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया इंग्लैंड को। और जो ये लोग थे इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर, ये काफी डोमिनेंट लोग थे। और इसी तरीके से इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में ये एक्ट ऑफ यूनियन पास किया, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इस जो स्कॉटलैंड था उसको भी इंग्लैंड का पार्ट बना दिया, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर कर दी। 1707 में ही स्कॉटलैंड पार्ट बनने के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर हो गया। अभी 2 ही जुड़े हैं। तो मतलब इंग्लिश कल्चर जो है वो थोपा गया, वो जबरदस्ती डाला गया स्कॉटिश लोगों के ऊपर, और इंग्लिश कल्चर ने जब डोमिनेट किया तो इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन बन गया। तो कैथोलिक जो वहां पे रूल कर रहे थे, कैथोलिक क्लैंस थे, बहुत सारे कैथोलिक ट्राइब्स थे जो कि स्कॉटलैंड में रूल कर रहे थे, उनको सप्रेस किया गया। और वहां पे उनकी जो लैंग्वेज थी, गैलिक लैंग्वेज, उनको बोलने से मना किया गया। और इस तरीके से इंग्लैंड ने अपने आप को यूनिफाई करने की ट्राई की, और अपने इंग्लिश कल्चर को थोपने की ट्राई की, किसके ऊपर? स्कॉटिश लोगों के पास, जिनकी लैंग्वेज भी अलग थी, कल्चर भी अलग था। इसी तरीके से उन्होंने आयरलैंड के साथ भी कुछ इसी तरीके से किया। आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके 2 ग्रुप्स होते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो वो रूल किया करते थे आयरलैंड के अंदर, और वो काफी ज्यादा जो डिवाइडेड थे एक दूसरे से, काफी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ थे। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, प्रोटेस्टेंट्स जो कि माइनॉरिटी में थे आयरलैंड में, उनको सपोर्ट किया, और उनके प्रोटेस्टेंट्स के थ्रू एक मेजोरिटी के ऊपर, कैथोलिक्स के ऊपर रूल करने की ट्राई की। और इंग्लिश कल्चर वहां पे भी थोप दिया गया। और वहां पे एक वोल्फ टॉन करके एक आदमी था जिसने रिवोल्ट करने की ट्राई भी की, जिसने यूनाइटेड आयरिश मैन करके अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ट्राई किया इंग्लिश कल्चर के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की, पर उसको भी सप्रेस कर दिया गया। और आयरलैंड को भी 1801 में यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दिया। और ब्रिटिश फ्लैग जो कि यूनियन जैक कलर का है, नेशनल एंथम, जिसमें नेशनल एंथम में गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये जो नेशनल एंथम था। और इंग्लिश लैंग्वेज ये पूरे के पूरे एरिया में, आयरलैंड, इंग्लैंड, और ये वेल्श, स्कॉटिश, इन सारे एरिया में इंग्लिश कल्चर को थोप दिया। और इस तरीके से ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन जो आज का है, वो एक कंट्री बन गया, वो एक नेशन स्टेट बन गया। अच्छा, ये एक्टिविटी दे रखी है कि किस तरीके से, ये हमने जो ऊपर पढ़ा था कि गारिबल्डी ने हेल्प करी किंग विक्टर को। उसके बाद विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से लोगों ने नेशन को विजुअलाइज किया कि नेशन है क्या। नेशन विजुअलाइज किया तो ऐसा क्या किया, उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम भी अपनी भारत को भारत माता बोलते हैं, भारत माता की एक इमेज भी बनाते हैं, इसी तरीके से यूरोप में भी जो नेशन की फीलिंग थी उसको पर्सोनिफाई करने की ट्राई किया कि नेशन जो है वो या तो फादरलैंड है या मदरलैंड है। और वो वो सिर्फ एक जमीन नहीं है, वो एक आदमी है, वो एक औरत है। तो इसी तरीके से ये फ्रांस ने भी एक पोस्टेज स्टैंप 1850 में छापी, जिसमें मैरियाना जो कि फ्रांस की एज अ मदरलैंड उसको कंसीडर किया गया। और ये था क्या, इसको बोलते थे एलिग्री। एलिग्री मतलब क्या होता है, कुछ भी ऐसे इमेजिन कर लेना अपने नेशन को एज अ सिंबल। तो जब हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को एज अ सिंबल में इमेजिन करते हैं, जैसे हमने उसमें भी देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि चेन्स का मतलब क्या है, रेड कलर का मतलब क्या है, टोपी का मतलब क्या है। तो वो सिंबल्स थे जो कि किसी ना किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा नेशनल फ्लैग भी कुछ इंडिकेट करता है कि हमारा व्हाइट कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा ऑरेंज कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा व्हाइट कलर पीस इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन कलर क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम अपनी आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को किसी सिंबल में सोचने लग जाते हैं, उसको एलिगरी बोलते हैं। तो इसी तरीके से पर्सोनिफाई करना स्टार्ट कर दिया नेशन को और फ्रांस में मेरियाना करके इन्होंने पर्सोनिफाई किया, जर्मनी में जर्मेनिया करके इसको पर्सोनिफाई किया। और जो फ्रांस का फ्रैंकफर्ट का पार्लियामेंट था, वहां पे भी जर्मेनिया की तस्वीर लगी हुई थी पीछे, जो कि सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। और जो जर्मेनिया की जो तस्वीर थी उसमें बहुत सारे सिंबल्स थे, जैसे कि एक क्राउन ऑफ ओक लीव्स उसने पहना हुआ है,
और ये इसका मतलब क्या है कि वो एक हीरो है, ओक लीव्स वो पहनता है जो कि हीरो, तो हीरोइज्म का सिंबल था ओक लीव्स। इसी तरीके से स्वॉर्ड का सिंबल था कि वो लड़ने के लिए कभी भी तैयार है। और इस तरीके से जो उसने ये ओक, जो ये पत्ते से दिख रहे हैं आपको, ये पत्ते जो है पीस का सिंबल है, जो इसकी क्राउन, जो इसके स्वॉर्ड में लगे हुए हैं। तो इसको ये थे इस तरह, इसमें नीचे देवी रखा है, मीनिंग ऑफ सिंबल्स। तो सिंबल्स का मतलब क्या है? ब्रोकन चेन्स का मतलब बीइंग फ्रीड, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल है, ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, तो ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, उसके बाद ये सिंबल है, एक ये सिंबल है। इन सब सिंबल्स का ऊपर से जो कलर का ऊपर जो फ्लैग है, इसमें जो कलर्स हैं, इनका इनका सब का मतलब कुछ ना कुछ है। तो जैसे नीचे दे रखा है कि इसका मतलब क्या है, ब्रोकन चेन्स का मतलब बीइंग फ्रीड, ब्रेस्ट प्लेट जो छाती पे प्लेट लगी है उसका मतलब है स्ट्रेंथ, उसके बाद क्राउन ऑफ ओक लीव्स उसका मतलब है हीरोइज्म, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का जो है वो रेडीनेस टू फाइट कभी भी। उसके बाद जो ऑलिव ब्रांच है, ऑलिव ब्रांच जो स्वॉर्ड के ऊपर ही लटकी हुई है जो पत्ते से है, वो उसका मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस, कि हम पीस भी करेंगे, लड़ेंगे भी। अगर आप चाहोगे हम पीसफुली काम करें तो पीसफुली करेंगे। ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर है जो पीछे, वो बैंड कर दिया था ड्यूक्स ने, जो जर्मन स्टेट्स में छोटे छोटे रूलर रूल कर रहे थे। तो इसलिए लिबरल नेशनलिस्ट की ये साइन था, लिबरल नेशनलिज्म, जो लोग थे लिबरल नेशनलिस्ट, उनके लड़ने का साइन था ये ट्राई कलर। रेज ऑफ राइजिंग सन, ये बिगनिंग ऑफ न्यू एरा का साइन था, जो रेज ऑफ राइजिंग सन है, जो पीछे से इसके रेज आ रही हैं, ये जो आपको रेज दिख रही है पीछे आती हुई, ये रेज ऑफ राइजिंग सन, ये न्यू एरा मतलब एक नया नया टाइम स्टार्ट होने वाला है, उसका सिंबल है। इसी तरीके से यहाँ पे भी सिंबल्स दे रखे हैं सेम जर्मेनिया के ही, कि किस तरीके से क्राउन नीचे पड़ा है, ब्रोकन चेन्स पड़ी हैं, ये सारे सिंबल्स दे रखे हैं। उसके बाद फॉल ऑफ जर्मेनिया, जूलियस हवनर की एक तस्वीर है, किस तरीके से जर्मेनिया जो है नीचे पड़ी है, क्राउन भी नीचे पड़ा है। तो इसमें क्या है कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए इस तरह की तस्वीर है कि जर्मेनिया को उठाओ और एक जर्मन कंट्री बनाओ। उसके बाद हम ये देखते हैं नीचे एक तस्वीर देखिए, जर्मेनिया किस तरीके से राइनलैंड, राइनलैंड जो कि एक जगह थी जर्मन की, जिसपे ऑस्ट्रियन प्रूशियन किंग्स रूल कर रहे थे, जो लड़ते रहते थे उसके लिए। तो किस तरीके से जर्मेनिया जो है अपने जो उनके ओपोनेंट्स है उसके खिलाफ लड़ रही है, तलवार लेके उनके बॉर्डर्स पे खड़ी है कि वो कभी भी लड़ने के लिए तैयार है। तो आर्टिस्ट है लॉरेंस क्लासेन जिसने ये तस्वीर बनाई है। और जर्मेनिया किस तरीके से राइनलैंड जो कि जर्मनी का पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है हमेशा। अब नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, किस तरीके से नेशनलिज्म जो है इंपीरियलिज्म में बदल गया। नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में क्या होता है? अब नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? वही एकता की फीलिंग। इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म मतलब जो ये फीलिंग है इसका जब लोग फायदा उठाएं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, तो उसको इंपीरियलिज्म बोल सकते हैं। या फिर लोगों पे दूसरे लोगों पे अपना राज चलाने के लिए और दूसरे एरियाज में जो उनके लोग नहीं है उन एरियाज में कब्जा करने के लिए, जब ये लोग जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग जब फायदा उठाते हैं तो उसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं, जब वो कब्जा कर लेते हैं। जैसे इंग्लैंड ने कब्जा किया इंडिया पे, तो इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड था उनका कि सारे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया, मतलब एक कल्चर के लोगों ने दूसरे कल्चर पे डोमिनेंस ट्राई करी और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठाए, उसको इंपीरियलिज्म बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें बल्कन्स। बल्कन्स क्या है? बल्कन्स वो एरिया है जो आज के टाइम पे जहाँ पे बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। और ये एरिया जो है ये इटली और ग्रीस के ऊपर का एरिया है छोटा सा। और ये छोटा सा एरिया बहुत सारी कंट्रीज में डिवाइडेड है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए इनमें आपस में भी लड़ाई हो गई। और उसके बाद इनके ऊपर, बल्कन के ऊपर ओटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, और ओटोमन एम्पायर जो है वो वीक होने लग गया था, कमजोर होने लग गया था। तो ये लोग भी अपनी नेशनल आइडेंटिटी को एग्जर्ट कर रहे थे। और उसके बाद हुआ क्या कि जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी थे, ये सब ऑस्ट्रो हंगरी थे, इन सब ने ट्राई किया कि बल्कन जो एरिया है जहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटीज एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे हम अपना फायदा उठाएं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठाएं और इस एरिया को कब्जा लें और ओटोमन एम्पायर को हरा के अपना एरिया कब्जाएं। तो यही सब राइवलरी के चक्कर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट होता है, जो कि हमारा इस चैप्टर का कंसर्न नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद हम नीचे देखते हैं किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग ने इंपीरियलिज्म की फीलिंग को भी बहुत ज्यादा राइज किया। तो इंग्लैंड जिसने इंडिया के ऊपर भी रूल किया, तो किस तरीके से दिखाया है कि इंग्लैंड की जो क्वीन है,
इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड की जो क्वीन है ब्रिटेनिया है, या फिर इंग्लैंड का जो सिंबल है, ब्रिटिश नेशन का सिंबल है ब्रिटेनिया, वो किस तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रही है, वो बैठी है बीच में, तो किस तरीके से बैठी है यहाँ पे और वो रूल कर रही है। और बाकी जैसे यहाँ पे कुछ हाथी है, मतलब अलग अलग कल्चरल लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, और वो किस तरीके से उसके अंडर जो है उसको झुक के सलाम कर रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड पे किस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स के थ्रू किस तरीके से पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करने की कोशिश की कि हम लोग डोमिनेंट हैं, जो इंग्लिश कल्चर है वो डोमिनेंट है। तो किस तरीके से फीलिंग की, तो ऊपर लिखा है फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड फेडरेशन। तो किस तरीके से ये जो इसका इसका जो मतलब था वो सिर्फ इंग्लिश के लिए ही अच्छा था, बाकी सबके लिए गलत था। मतलब कि हम ही फ्रीडम ले रहे हैं, हम ही फ्रेटर्निटी और हम ही फेडरेशन क्रिएट करेंगे। कौन? इंग्लिश एम्पायर ही सब कुछ करेगा, उसी को बस इस चीज का मतलब पता है। तो इस तरीके से वो डोमिनेट कर रहा था, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को नेशनलिज्म की फीलिंग के थ्रू किस तरीके से इंपीरियलिज्म उन्होंने फैलाया। और वो किस तरीके से एक नेशन प्राइड समझते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कब्जा कर रहे हैं और उससे अपने नेशन को फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने इंग्लिश नेशन को पहुंचा रहे हैं फायदा। तो अब इनके खिलाफ जो लोगों के अंदर फीलिंग्स आई, जैसे इंडिया के अंदर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज के अंदर जो इनके खिलाफ जो फीलिंग्स आई वो भी नेशनलिस्ट की फीलिंग थी, नेशनलिज्म की फीलिंग थी। और एंटी इंपीरियलिस्ट फीलिंग्स, उनको भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स बोल सकते हैं। और उन्होंने भी अपनी इन लोगों के सप्रेशन के थ्रू, इन लोगों के जुल्मों के थ्रू अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाने की कोशिश की और किस तरीके से आज़ादी ली। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है कि किस तरीके से इंडिया भी इस एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स के थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग्स जगा पाया।